तो भारत के पास 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22 किलोमीटर का टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन है और ये 7000 किलोमीटर से ज्यादा का मैरीटाइम बॉर्डर दुनिया के 7 देशों से शेयर करता है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया आज मैरीटाइम शिपमेंट में दुनिया के कई देशों से न सिर्फ पीछे है बल्कि एक तरीके से उन पर डिपेंडेंट भी है। आज इंडिया का एनुअल कार्गो शिपमेंट 1.6 करोड़ यूनिट है, लेकिन इसमें से 25% कार्गो ट्रांसशिपमेंट को शिप करने के लिए भारत कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के पोर्ट्स का सहारा लेता है, क्योंकि आज भी इंडिया के पास ऐसे पोर्ट्स नहीं हैं जो बड़ी कार्गो शिप्स को डॉक कर पाएं। दोस्तों, इससे भारत को हर साल 2400 करोड़ रुपीस का फॉरेक्स रिजर्व का नुकसान झेलना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर बड़ी शिप्स ना पाने की वजह से देश की मैरीटाइम इकोनॉमी भी कमजोर रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केरला में इंडिया का पहला मदर पोर्ट बनकर तैयार है। यहाँ दुनिया की बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स बड़ी आसानी से आ सकेंगी। इससे न सिर्फ इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बचत होगी बल्कि शिप्स के आने से केरला के साथ ही साथ देश की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। तो क्या है इंडिया के पहले मदर पोर्ट की कहानी और कैसे ये इंडियन इकोनॉमी स्पेशली मैरीटाइम इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करेगा, हम आज इसी को इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। दोस्तों, आज इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। इसके अलावा 187 नोटिफाइड माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपमेंट एंड वाटरवेज के मुताबिक इंडिया की ट्रेडिंग 95% बाय वॉल्यूम और 68% बाय वैल्यू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के जरिए ही होती है। लेकिन सेम वॉल्यूम की ट्रेडिंग जहां दूसरे देश बहुत कम एक्सपेंस में कर लेते हैं, वहीं इंडिया को उसके लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। दोस्तों, इसका जवाब है मदर पोर्ट्स। अब ये मदर पोर्ट्स होते क्या हैं? आइए सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। दरअसल आज इंडिया हर 20 फीट कंटेनर के लिए $80 पे करता है, क्योंकि इंडिया में बड़े शिप्स, जिन्हें मदरशिप भी कहा जाता है, उन्हें डॉक करने की फैसिलिटी ही नहीं है। दोस्तों, यह सुविधा इसलिए है क्योंकि इंडियन कोस्टलाइन में समुद्र के किनारे इतने गहरे नहीं जितने बड़े मदरशिप्स को पार करने के लिए जरूरी होते हैं। देखा जाए तो मदर पोर्ट न होने की वजह से बड़े बड़े जहाज कोस्टलाइन तक आ ही नहीं पाते। ऐसे में उनसे सामान की लोडिंग और अनलोडिंग में छोटे शिप्स की मदद ली जाती है और इस तरह विदेशों में जो सामान सीधे मदरशिप में लोड या फिर अनलोड हो जाता है, वो इंडिया में छोटे शिप्स के जरिए होता है, यानी कि डबल काम, जिसका साफ मतलब है कि कीमत ज्यादा लगेगी। इस तरीके से लोडिंग अनलोडिंग में समय के साथ साथ पैसों की भी बर्बादी होती है। 2016 से 17 के डेटा के मुताबिक अकेले इंडिया ने इस तरह की कार्गो अनलोडिंग के लिए 1000 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई। ऐसे में इंडिया को एक मदर पोर्ट की सख्त जरूरत है, जो कि विझंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट पूरी करने वाला है। दोस्तों, आज भले इस प्रोजेक्ट को इंडिया के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का दर्जा मिल गया हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक टाइम इस पोर्ट के बनने पर ही संकट मंडरा रहा था। लगभग 3 दशक तक इस पोर्ट को बिल्ड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सही पार्टनर ढूंढ रही थी। देखा जाए तो इंडिया में इस तरह का डीप सी पोर्ट बनाना बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट इंडियन नेवी को भी प्रपोजल ऑफर किया गया था, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही आखिरी उम्मीद थे। हालांकि इसमें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और सभी बड़ी कंपनीज पोर्ट कंस्ट्रक्शन की सेंसिटिविटी को समझती थी, इसलिए कोई भी रेडी नहीं हो रहा था। ऐसे में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये समझ चुकी थी कि अगर इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट बिडर को इंक्लूड करना है तो वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बता दें कि वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रोवाइड की जाती है जो इकोनॉमिकली तो जस्टिफाइड होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल वायबिलिटी से मार्जिनली शॉर्ट होते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट वीजीएफ प्रोवाइड करती है। दोस्तों, वीजीएफ के लिए सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स एलिजिबल होते हैं जो एटलीस्ट 50% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवर कर पाए। साल 2014 में तत्कालीन केरला चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने 810 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग अप्रूव करके इस प्रोजेक्ट की बिडिंग शुरू की। इसके बावजूद बिडिंग के 3 राउंड्स में भी इस प्रोजेक्ट को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली साल 2015 में अडानी ग्रुप्स ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लिया और आखिरकार केरला गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप्स के बीच 40 इयर्स के लिए कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया गया। दोस्तों, अडानी ग्रुप्स के लिए भी आज तक का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट साबित हुआ। विझंजम को मदर पोर्ट चुने जाने का सबसे बड़ा कारण इसकी गहराई है, लेकिन यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज भी था। दरअसल जिस गहराई की हम बात कर रहे हैं वो किनारे से 1 किलोमीटर बाद शुरू होती है। ऐसे में इसमें ब्रेक वाटर डिजाइन और बिल्ड करना बहुत मुश्किल टास्क होने वाला था। आपको बता दें कि ब्रेक वाटर सी बेसिन एक फिजिकल बैरियर होता है, जिसका इस्तेमाल उसके अंदर वाटर को स्टेबल और शांत रखने के लिए किया जाता है। ऐसे बैरियर्स का इस्तेमाल अधिकतर पोर्ट्स पर ही किया जाता है ताकि कार्गो लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस स्मूथ हो, लेकिन ज्यादा गहरे पानी में से बिल्ड करना एक बड़ा टास्क था। दोस्तों, विझंजम के पास समुद्र की गहराई को ध्यान में रखते हुए यहाँ एल शेप्ड डिजाइन बनाने का फैसला किया गया। इसे बिल्ड करना करीब 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाने जितना मुश्किल था, और वो भी पानी के अंदर।
इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन इस समुद्र में होना था, ऐसे में वर्कर्स और इंजीनियर्स को समुद्र में होने वाली दिक्कतों के लिए तैयार रहना था। देखा जाए तो एक साल में कंस्ट्रक्शन के लिए इनके पास सिर्फ 7 मंथ्स का विंडो होता था, क्योंकि केरला के हैवी मानसून की वजह से बाकी के महीनों में कंस्ट्रक्शन किसी जोखिम से कम नहीं था और अरेबियन सी में आने वाले साइक्लोन्स भी उस टाइम पर जानलेवा हो जाते हैं। साल 2017 में आए साइक्लोन ओखी का एग्जाम्पल लें तो उसने लगभग 365 लोगों की जान ले ली थी और इस वजह से पोर्ट तक जाने वाले सभी रास्ते भी डैमेज हो चुके थे। इसके बाद 2018 में आए केरला फ्लड्स की वजह से पोर्ट कंस्ट्रक्शन के करीब 250 वर्किंग डेज डिस्टर्ब हुए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एक दिन का डिले कंपनी को करीब 1.5 करोड़ रुपए की सर्विस डेट में डाल रहा था। वहीं साल 2021 में अरेबियन सी में आया साइक्लोन तौकते ने मैसिव टाइडल वेव्स क्रिएट किए, जिसकी वजह से ब्रेक वाटर का एक पूरा पोर्शन ही डैमेज हो गया। साथ ही साथ कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से भी इस प्रोजेक्ट को 2 साल का डिले झेलना पड़ा और इन सब डिजास्टर्स के अलावा भी इसे मैसिव प्रोटेस्ट का भी सामना करना पड़ा। खैर, इतने सारे डिलेज के बाद एम्बिशियस विजिंजम पोर्ट अब अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है, जिससे देश के मैरीटाइम ट्रेड सेक्टर में मेजर प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। साल 2015 में शुरू हुआ विजिंजम प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज 7,600 करोड़ की लागत के साथ में 2024 तक पूरा होने वाला है और इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ 15 अक्टूबर को जेनहुआ कार्गो वेसल की एंट्री से हो चुका है, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। ऐसे में इतने बड़े प्रोजेक्ट से इंडिया और केरला की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए इसको भी समझ लेते हैं। दूसरे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पोर्ट के बन जाने से इंडिया ट्रांसशिपमेंट मार्केट में एक लार्ज शेयर ग्रैब कर सकता है और इससे इंडिया अपना प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज भी सेव कर पाएगा, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि इंडिया को लोडिंग और अनलोडिंग में ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, 27,700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये पोर्ट इंटरनेशनल शिपिंग रूट से सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स पर है। देखा जाए तो एक की पैरामीटर है और पोर्ट को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा। आपको बता दें कि इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स का दुनिया भर के कार्गो ट्रांसपोर्ट में 30% हिस्सा है। इस 30% को भुनाने के लिए इंटरनेशनल सी रूट्स के पास इंडियन मदर पोर्ट की अवेलेबिलिटी उसे और देशों के मुकाबले ज्यादा बेहतर ऑप्शन बना देगी, जो कि पहले पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और बहुत बड़े मैरीटाइम जोन के बावजूद भी इंडिया चाइना के मुकाबले कहीं ज्यादा पीछे नजर आ रहा था। दोस्तों, से ऐसे समझिए कि साल 2020 में इंडिया का कंटेनर वॉल्यूम चाइना से बहुत कम था। चाइना का कंटेनर वॉल्यूम जहां 245 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट यानी कि टीयू था, तो वहीं इंडिया का सिर्फ 17 मिलियन टीयू था, जो इंडियन इकोनॉमी को चाइना से कम्पीट करने में हर्डल बनता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक कई शिप्स डॉकिंग के लिए इंडिया को अवॉइड करती थी और कोलंबो, दुबई और सिंगापुर को चुनती थी। लेकिन अब इंडिया इनकी जगह ले सकता है। एक बार पूरे तरीके से ऑपरेशनल होने के बाद ये पोर्ट सीधे श्रीलंका से कोलंबो, दुबई के जेबेल अली और सिंगापुर जैसे नेबर पोर्ट्स के साथ कम्पीट कर सकता है। फेज 1 के एंड तक पोर्ट करीब 1 मिलियन टीयू की कैपेसिटी हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। ये कैपेसिटी फेज 3 तक करीब 3.3 मिलियन टीयू तक पहुंच जाएगी। इसे NH66 और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम से भी कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि पोर्ट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। और इस सप्लाई चेन नेटवर्क को और ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की भी तैयारी चल रही है। लेकिन जैसा कि पूरा प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर है, ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट का इस पूरे एग्रीमेंट में कितना फायदा है ये भी जानना जरूरी है। बता दें कि विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के फुली ऑपरेट होने के बाद केरला स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस और अदर रेमिटेंसेस के जरिए लगभग 400 करोड़ रुपए रिसीव होंगे। हालांकि एग्रीमेंट के अनुसार पोर्ट के ऑपरेशनल होने के 15 साल बाद ही गवर्नमेंट को इसके डिविडेंड्स रिसीव होंगे, लेकिन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट ट्रेजरी में ऐड होते रहेंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जो चीफ अमाउंट ऐड होगा वो जीएसटी से आएगा। पोर्ट पर मौजूद शिप्स पर कंटेनर हैंडल चार्जेस और उन्हें बंकरिंग सर्विस प्रोवाइड करने पर 18% जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही इक्वल हिस्सा होगा। साल 2027 तक जब ये पोर्ट फुली ऑपरेट होगा तब ये करीब 30 लाख कंटेनर पर ईयर हैंडल कर पाएगा। और आज जो वेसल्स कोलंबो, जेबेल अली और सिंगापुर के पोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं, उनमें से 3/4 अपने ऑपरेशंस विजिंजम में शिफ्ट कर पाएंगे। फिलहाल इस पोर्ट से लगभग 2500 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, साफ है कि अगर इंडिया अपनी डिपेंडेंसी फॉरेन ट्रांसशिपमेंट हब से कम करना चाहता है और फॉरेक्स रिजर्व बूस्ट करना चाहता है, तो उसे ऐसे मल्टीपल पोर्ट्स की नीड होगी। ऐसे में क्या इंडिया में ऐसे और पोटेंशियल साइट्स मौजूद हैं जहां मदर पोर्ट्स को डेवलप किया जा सके? आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, पहले तो ये समझ लें कि आने वाले 10 सालों में एक एवरेज शिप का साइज आज के अराउंड 6000 से 8000 टीयूज के मुकाबले 12,000 से 15,000 टीयूज तक हो जाएगा। और अच्छी बात यह कि विजिंजम पोर्ट 20,000 टीयू तक के शिप को हैंडल कर सकता है। यानी इंडिया आने वाले 10 सालों में हर तरह के शिपमेंट रेवोल्यूशन के लिए तैयार है, लेकिन हमें उन 10 सालों से आगे के लिए भी तैयार रहना होगा। आज इंडिया में ग्लोबल स्टैंडर्ड के पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 तैयार किया गया है और देश की सरकार मैरीटाइम शिपमेंट की इंपॉर्टेंस को भी समझ रही है। 2030 के इस न्यू एज विजन में वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट्स, ट्रांसशिपमेंट हब्स
और पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए इनिशिएटिव शामिल हैं। देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में 1 लाख से 1,25,000 करोड़ की लागत आने वाली है। आपको बता दें कि विझंजम और वधावन में बन रहे अपकमिंग पोर्ट्स नेचुरल ड्राफ्ट वाले पोर्ट्स हैं। ऐसे में बड़ी शिप्स को पार्क करने के लिए जिस एक्स्ट्रा ड्राफ्ट की जरूरत होती है उसके लिए अलग से सैंड निकालने या फिर समुद्र में खुदाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि नेचुरली इनके गहरे होने की वजह से इनकी पोटेंशियलिटी और बढ़ जाती है और पोर्ट्स ऑपरेशंस और आसान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया में इसके अलावा नेचुरल ड्राफ्ट वाले पोर्ट्स नहीं है। ऐसे में इंडिया को मदर पोर्ट्स बनाने के लिए उसी के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड सी डेप्थ के लिए ड्राफ्ट भी तैयार करने होंगे। शिपिंग मिनिस्ट्री के मुताबिक 2047 तक कंट्री के रैपिड डेवलपमेंट के साथ ही साथ कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी भी 300% तक बढ़ जाएगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2047 तक इंडिया अपने सी और रिवर पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने वाला है। दोस्तों इंडिया के वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स के ड्रीम को हासिल करने में सागरमाला प्रोग्राम का भी बड़ा रोल होगा। सागरमाला के एम्बिशियस प्रोजेक्ट के साथ इंडियन गवर्नमेंट कंट्री के पोर्ट्स को ट्रांसफॉर्म करके डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कंट्रोल करने का प्लान कर रही है। देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट 6 मेगा प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने का प्लान कर रही है, जिसमें विझंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, कोलाचेल सी पोर्ट, वधावन पोर्ट, तदादी पोर्ट, मछलीपट्टनम पोर्ट और सागर आइलैंड पोर्ट शामिल हैं। इस इनिशिएटिव के साथ इंडिया की पोर्ट कैपेसिटी एनहांस होगी, साथ ही कनेक्टिविटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी आएगी। दोस्तों एक और जहां ये पोर्ट्स इंडिया को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के विजन के थोड़ा और पास ले आएंगी, वहीं एक कंसर्न भी बनता है कि अचानक इतने बड़े वेसल्स इंडियन शोर्स हैंडल कर पाएंगे या नहीं। ऐसे ही कंसर्न्स की वजह से विझंजम पोर्ट प्रोजेक्ट को भी बहुत बैकलैश झेलना पड़ा था। लोकल्स के प्रोटेस्ट के साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी फेस करने पड़े और आज भी विझंजम में पोर्ट एक पोलराइजिंग टॉपिक है। दरअसल ऑफिशियली तिरुवनंतपुरम स्टेट की 1/3 स्मॉल स्केल फिशरीज का सोर्स है और इसमें से भी अधिकतर विझंजम से हैं। लोकल पॉपुलेशन के मुताबिक पोर्ट कंस्ट्रक्शन की वजह से नॉर्दर्न साइड में ह्यूज सी इरोजन और सदर्न साइड में हैवी सैंड अक्रेशन हो रहा है। साथ ही शोर के आसपास टर्बुलेंस भी बढ़ गया है, जिससे फिशिंग कम्युनिटी की लाइवलीहुड पर इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि इरोजन और अक्रेशन में पोर्ट प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज का कोई रोल नहीं है। पैनल के मुताबिक क्लाइमेटिक इवेंट्स जैसे कि साइक्लोन्स और फ्लड्स की वजह से ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, न कि पोर्ट कंस्ट्रक्शन की वजह से। लेकिन फिर भी अगर कोई इन्वायरमेंटल चैलेंजेस ऐसे पोर्ट्स डेवलप करने में आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को उन्हें भी रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 2047 के जिस विजन के साथ इंडिया आगे बढ़ रहा है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही प्रायोरिटी है। दोस्तों आज कई चैलेंजेस के बावजूद इंडिया ने इंटरनेशनल शिपिंग लाइन से कम्पीट करने के लिए अपना पोर्ट तैयार कर लिया है, जिससे आशा की जा रही कि इंडियन मैरीटाइम शिपमेंट में पॉजिटिव चेंज आए। देखा जाए तो इन पोर्ट्स का फायदा न सिर्फ इंडिया को होगा बल्कि ग्लोबली भी शिप ट्रेडिंग और शिप डॉकिंग आसान हो जाएगी। इसका असर इंडियन इकोनॉमी के साथ ही साथ दुनिया भर में उसकी डोमिनेंस पर भी होगा और इंडिया ग्लोबल ट्रेड में और मजबूती के साथ उभर कर आएगा। दोस्तों आपके इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।